मदीना साहब। आज की सदर सरदार भाई, हमारे ऑब्जर्वर राजकुमार इंदौरा जी, सुल्तान भाई हमारे खिलाने वाले, सुल्तान भाई ने 93 में कुश्ती लड़ी थी हमारे साथ, पता है? मैंने देखी थी। हाजी आया साहब, तो कांग्रेस से भाई आपसे मोहब्बत है। हाँ हाँ, हेलो सावेद भाई ने आज ये शानदार भाई, 10-12 मिनट रहेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट यहाँ सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं जिसका नाम लूँगा उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका नहीं ले पाऊँगा नाराज जरूर हो जाएगा। मैं सबको जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, घर से जानता हूँ। आज से 30-35 साल मुझे आपके बीच में रहते हुए हो गए। अभी मेरे साथियों ने सारी बातें तकरीबन आपको बता दी, लेकिन आज मुल्क में हमारा क्या हाल है वो भी आपको पता है। इस मुल्क में हम शान से जी रहे थे, आज जो हाल हमारा है सड़कों पर निकलना मुश्किल है। जिस कांग्रेस पार्टी को हम गालियां देते हुए 3 मुख्यमंत्री बनाए इस देश में, बिहार के अब्दुल गफूर, महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान अंतुले, आसाम के अनवरा तैमूर, अब मंत्री बनाना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, 2 राष्ट्रपति बनाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, 2 उपराष्ट्रपति बनाए, हिदायतुल्लाह और हामिद अंसारी, अभी थे सामने ही आपके, अभी कुछ दिन पहले थे। इस मुल्क में जहाँ चाहे आप नमाज पढ़ सकते थे, स्टेशन पे, बस अड्डे पे, रेल में, हवाई जहाज में, जहाँ चाहे पढ़ सकते थे। आज पढ़ के दिखा दूँ जरा। लोग कहते थे मियाँ जी आओ बैठो, सीट खाली करता था। अगर आज सीट पर बैठा तो कहता है मुल्ला खड़ा हो जा, याद हो गया आपका। सफर में निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे जैसे भी जो उत्तर प्रदेश से कहीं जाते हैं और वो बैरिकेड पर रोकते हैं, नाम पूछते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं 10 बार के नाम सुनने के बाद इसका रवैया क्या होगा। और रोटी वोटी कपड़े तो सब खाते पीते ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बर्मा में भी लोग खा रहे हैं। एक जिंदगी होती है गुलामों वाली और एक जिंदगी होती है शेरों वाली। इस मुल्क में हम सीना चौड़ा करके चलते थे, और जब कोई अफसर बदमाशी करता था, मुसलमान कहता था मैं मुसलमान इसलिए नहीं सुनना, तो डर जाता था। आज नहीं डरता। 2 डंडे फालतू लगते हैं मुसलमान होने के कारण। जो दिल्ली के हालात हैं, ये जो चुनाव हो रहा बड़ा छोटा चुनाव है, लेकिन कई बार छोटे चुनाव से शुरुआत होती है। यहाँ 78 के आसपास चौधरी कल्याण सिंह चुनाव लड़े, मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर का। वो चुनाव यहाँ से जीत गए, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली और कांग्रेस में फिर जीत की शुरुआत हो गई। हम 1 काउंसिलर जीतेंगे तो फिर नगर निगम का, फिर हम 4 काउंसिलर जीतेंगे, और 4 काउंसिलर जीतेंगे तो फिर एमएलए जीतेंगे, और एमएलए जीतेंगे तो फिर एमपी जीतेंगे। खाने को कोई नहीं देता। एक बाप बैठा होता है तो हौसला होता है। आपने कहा बहुत लोग ने कुछ नहीं किया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। उसके एक आदमी था बुजुर्ग, उसके बेटे यही कहते थे कुछ नहीं किया। बुजुर्ग का मरने का टाइम आया, उसने एक वसीयत लिख दी और वो मर गया। वसीयत लिखी तो उसने उसमें कहा कि पहले दिन एक पहला पेज खोलेंगे। तो उन्होंने पहला पेज खोला, उस पर लिखा था कि मकान को गिरा दो। बच्चों ने गिरा दिया। फिर दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा कि इसे नीचे खोद के देखो। उन्होंने नीचे खोद के देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। तीसरे पेज पर लिखा कि बना के दिखाओ। अब्बा ने मकान बनाया, अब्बा ने कुछ नहीं करा, अब्बा ने कुछ नहीं करा। अब्बा ने मकान तोड़वा दिया, खुदवा दिया और कहा बना के दिखाओ तुम। जैसा कांग्रेस को रहा ना, कुछ कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा।
जो कोरोना का मामला है, पूरे देश में हमारी हालत खराब कर दी। हिंदू भाई हमसे बचने लगा, दूर रहने लगा, मुसलमान दूर रहो, इससे कोरोना हो जाए। रोज ये आप पार्टी के केजरीवाल और इसके सतेंद्र जैन रोज टीवी पे बोलते थे कि आज 500 कोरोना के पेशेंट हैं, इसमें 200 मरकज के हैं, 150 मरकज के हैं, 300 दूसरे लोग हैं। इतना प्रचार करा कि हमारा आना जाना मुश्किल हो गया। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि वैसे तुम कहते हो पुलिस हमारी सुनती नहीं, फिर तुमने एलजीबी चिट्ठी क्यों लिखी मौलाना साहब के लिए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से लोग बचे हुए हैं, हमने एफआईआर नहीं होने दी। अगर आपने एफआईआर नहीं होने दी तो ये जमाती लोग जेलों में कैसे गए? बिना एफआईआर के, बिना मुकदमे के तो जेल में आदमी जा ही नहीं सकता। भिलाई को तो जा सकता है लेकिन जेल में जाकर रह नहीं सकता। और फिर साकेत कोर्ट ने अभी फैसला आया कि जो जमाती हैं उनको उन्होंने बरी किया बाइज्जत, और सरकार को फटकार लगाई कि इनको बेगुनाह बंद किया गया, इनका कोई कसूर नहीं था कोरोना के उसमें। बिना एफआईआर के कैसे हो गया? 173 लोग मंडोली की जेल में बंद रहे, वो कैसे रह गए? उसके बाद जो दंगा हुआ, आप ये कहते हो पुलिस हमारे हाथ में नहीं, ठीक है मान लिया पुलिस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप पूछ लेना किसी से, जो डीएम है उसको पावर होती है, अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो मिलिट्री को बुला सकता है। 3 दिन तक पुलिस ऐसे हाथ बांधे खड़ी रही, एक डंडा भी नहीं चलाया। सीआरपी कहीं नहीं बोली। भोजपुर में लोग लड़ते रहे, शेरपुर चौक में मुकाबला करते रहे, कदमपुरी में बेचारे मुकाबला करते रहे, लेकिन केजरीवाल एक दिन आके भोजपुर चौक पर खड़ा हो जाता, मुस्ताबाद के रोड से निकल जाता, कदमपुरी वालों को आके देख लेता। पुलिस को तो 9 बार करना पड़ता अगर मुख्यमंत्री आता तो। या डीएम उसका फौज को बुलाता, डीएम फौज धौला कुआं पर रहती, कहीं दूर नहीं रह रही, कैंट एरिया है, 1 घंटे में फौज आ जाती, रोक लेती, लेकिन उसने नहीं रोका, मरवा दिया। लोग बर्बाद हो गए, दुकानें जल गई, मकान जल गए, लोग मर गए, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं। फिर मुआवजे का ऐलान करे, आधे से ज़्यादा लोगों को मुआवजा आज तक नहीं मिला। रीजो अमानतुल्लाह की बात कर रहे हैं, मैं गया था मुस्ताबाद ईदगाह पे, लोग चंदा देने के लिए आ रहे थे, पूरे मुल्क से आ रहे थे। ये चंदा किसी को देने नहीं दे रहे थे, कह रहे नहीं ये वक्त बोर्ड का कैंप लगा हुआ, यहाँ चंदा दो, यहाँ चंदा दो, यहाँ चंदा दो। हमारे जैसे साथियों ने बताया कि हमारे मस्जिद के इमामों को 2-2 महीने की तनख्वाह दे दी, ये मुरीद हो गए। बहुत सी मस्जिदों में चंदा इकट्ठा किया गया मुस्ताबाद के लिए, कई 10 लाख के, 5 लाख के, 15 लाख के, 2 लाख, वो सारा भी चेयरमैन को उठा के दे दिया। उसके बाद इन्होंने अकाउंट जारी किया वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, कि आप इस वक्त पैसा डालो उनकी मदद के लिए। मदद कहाँ हुई? गोगलपुरी जो टायर मार्केट आप पूछो किसने बनवाई? वो जमीयत उलमा हिंद वालों ने बनवाई, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी ने बनवाई। सारी मस्जिदों की रिपेयर जो हुई ठीक करवाई, सारी उन्होंने करवाई। फिर वो पैसा कहाँ है? मकान ही बनवाए, मकान ही बनवाए, तो फिर मुसलमानों की हमदर्द हो। तो ये आपको तय करना पड़ेगा। जिस कांग्रेस की बात करें, 23 नंबर में लड़का मरा था, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता उसके घर पाए थे, मैं साथ था उनके। राहुल गांधी मुस्ताबाद जा रहा था, लेकिन ब्रजपुरी की पुलिया को उसको रोक लिया। एनआरसी में आप कहाँ नजर आए? एनआरसी में इंदिरा, वो प्रियंका गांधी बार बार इंडिया गेट पर बैठ रही थी, कांग्रेस के नेता सारे प्रोग्राम में जा रहे थे, हमारे ऊपर मुकदमा लगा। वो जब रैली निकाली यार, उसकी स्कूटर की और उसकी उसका मुकदमा लगा। उसके बाद हमारे समझ में नहीं आता, फिर ऐसा कौन सा आदमी बैठा है जो हमें नहीं जानता? एक इल्जाम तो बताओ, हमने बेईमानी करी हो, बदतमीजी करी हो, बात न सुनी हो, किसी से रिश्वत मांगी हो, किसी के साथ न खड़े हो, एक बात तो बता दो। 200 यूनिट पे, और अब तो इसमें तो 200 यूनिट भी नहीं है, इसमें तो बिजली भी बंद नहीं हो रही, पानी भी बंद नहीं हो रहा है, तो कारपोरेशन का चुनाव है। और जब कारोबार नहीं होगा तो 200 यूनिट क्या कर लेगी? 200 यूनिट भी काम नहीं, 200 यूनिट कहाँ मिल रहे? 200 यूनिट से कम खर्चा करो तो जब 200 यूनिट से कम
200 यूनिट से कम पे तो हम भी सब्सिडी दे रहे थे, हम भी छूट दे रहे थे। और मैं कह रहा हूँ 200 नहीं, हम तो 10,000 बिल देने में तैयार है। कारोबार तो हो, रोजगार तो हो, वो सारा खत्म होता जा रहा है। तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा। आपके सामने है ये। अभी जो पीछे एमएलए थे, 5 साल एमएलए रहे, उसको जनता ने तो नहीं हराया, उसकी पार्टी ने टिकट काट दिया। वो उठा के कैंची लेके कपड़ा काटना शुरू कर दिया। दुकान में बैठे थे या नहीं बैठे थे? इलाके में कहीं देखा था किसी ने? नहीं। अब कारपोरेशन में बुला के कह दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। चुनाव तो आपने हमें हराया है, और हराया नहीं, दलील करा है। चुनाव हारा हुआ होता 1000, 2000 का, 5000 का, 10,000 का। ये चुनाव 52,000 वोटों से हराया आपने, उसे चुनाव नहीं हराया। सही बात है। इसका तो टिकट काटा है। पहले कहा मेरा वोट कमाल कर दिया। जनता की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद घर में बैठा था। और तुमने हमें दलील करा 52,000 वोटों से हरा के, फिर हम तुम्हारी खिदमत के लिए रोज बैठे हैं, रोज फोन सुनते, रोज काम करते हैं। तो फैसला करना पड़ेगा कि इस इलाके के लिए बेहतर कौन है। आज भी अल्लाह का शुक्र है, उनसे ज्यादा सुनवाई है हमारी। आप करवा के देखो। सुनवाई करवाई जाती है, सुनवाई एमएलए की नहीं होती, आदमी की ताल्लुक की होती है। ताल्लुक बनाया जाता है, उसके लिए मेहनत करी जाती है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, उनकी भी बात सुननी पड़ती है, उनके भी काम करने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ा ही कि खाली एमएलए को कौन पूछ रहा है। तो मैं ये अपील करना आया हूँ, कांग्रेस पार्टी में 8 लोग टिकट मांग रहे हैं। हम बैठ कर फैसला करेंगे, आपस में सबको बिठाएंगे, सबसे बात करेंगे। चुनाव तो एक भी लड़ना है, 9 तो नहीं लड़ सकते। अगर ये 9 लड़ सकते होते तो मैं 9 को भी लड़ा देता। लेकिन संभव नहीं है, सारे इस लायक हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इस लायक ना हो। लेकिन मजबूरी है, चुनाव तो एक ही लड़ाई। हम कोशिश करेंगे मिला के इनसे बात करके किसी एक को चुनाव लड़वाएं, लेकिन चुनाव लड़वाने का काम जिम्मेदारी आपकी भी। आपको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आप कहते हैं हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते राजनीति में हिस्सा? हम राजनीति नहीं करते। राजनीति नहीं करोगे तो इस देश में आपका कुछ नहीं उठाएगा। आपके कामों को नेता ही तो करेगा, आपकी बातों को नेता ही तो सुनेगा, आपकी बातों को आगे तक वही तो पहुंचाएगा। अगर आपका नेता ही कमजोर होगा तो कौन सुनेगा? नेता ही आपका चोर होगा, बेईमान होगा, उसकी कौन सुनेगा? मैं जो करता हूँ उसको दुनिया जानती है। मैं अगर बेईमान हूँ तो मैं कितना ईमानदार मुँह से कह लूँ, कोई नहीं मानता, सबको पता होता है। मैं अगर झूठा हूँ तो सबको पता होता है झूठा है। जबान से कहने से कुछ नहीं होता, सबको पता होता है कौन कैसा है। इस इलाके में जो लोग हैं उनके बारे में सबको पता है। आज ये है कि एक आदमी ने फ्लैट बनाए गली नंबर 4 में, चौहानवागढ़ में। 4-5 महीने बाद उसने मुझे दावत में बुला लिया। दावत खिलाई, तीसरे दिन काउंसलर साहब का फोन आ गया, उसमें मेरे पास आओ। उससे 3 लाख रुपए इस बात के लिए कि तुमने चौधरी मतीन को दावत क्यों खिलाई। अभी है इस गली में ऋषि कदम मार्ग पे बन रहा है मकान, कुछ लोग जाके 70 गज है, मुझे लग रहा है 70,000 रुपये लेंटर मांग रहे हैं। तो नेता मकान बनवाने के लिए है, रुकवाने के लिए है? बनवाने के लिए है, बनवाने का पैसे कमाने के लिए है। नेता तो लोगों की मदद करने के लिए है, ठीक है, मकान बनवाने के लिए है, पुलिस एलसीडी से बचाने के लिए है। आप बोरिंग लगा के दिखा दो, आप 10,000 रुपये बोरिंग के जा रहे हैं। पानी कौन सा फ्री हो गया? मेरे घर का ऑफिस में पानी आता है, उसका 1100 रुपये का बिल है, खाली पीने का पानी ऑफिस का। बोरिंग लगे हुए हैं, फिर कौन सा पानी फ्री मिल गया आपको? वाईफाई कहाँ लग रही है? तुम रातों रात दीवाने हो गए वाईफाई के, पानी के, उसके। मुझे बता दो ना कितना किसको फायदा हुआ है, 200 यूनिट कितने लोगों को मिल रहा है। और हमारे मैं तो पूरे कारखाने फ्री में चले, तुम 200 यूनिट की बात कर रहे हो। एक पिछला खाया तो भूल जाना आदमी, सामने से आता हुआ दिखाई दे, उसके चक्कर में लग जाता है। इसी उम्मीद के साथ, खाली मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बैठा ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उन लोगों के जिनकी हम मदद करना चाहते थे, उनकी नहीं कर पा रहे।
मेरे पास तो वही गाड़ी है, वही पुलिस वाले साथ में रहते हैं, वही घर है मेरा। मुझे कोई कोठी तो मिली भी ना, तो मैं तो इसी के लिए पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ, उसी मकान में रहता हूँ, उसी ऑफिस में रहता हूँ। मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो उन लोगों की है जो हजारों लोग नजर रखते हैं कि हमारी मदद करेगा, हम उतनी मदद नहीं कर पा रहे जितनी हमें करनी चाहिए। चौधरी मतेक जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। सुल्तान भाई हाथ उठवाने का तो फायदा ना है, हाथ तो नहीं, अब तो मुझे लग रहा है तब ये इंशाल्लाह जितवाएंगे आप। ये कारपोरेशन मेरा दिल बोल रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि आप अगर ये तय कर ले तो इसमें कोई शक नहीं है, सामने वालों की जमानत मतलब आप लोग जितवाएं, आप बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं माशाल्लाह। आप बताओ कारपोरेशन के अपने जवाब पूरी कोशिश है, हाँ पूरी कोशिश है। मतलब उम्मीद है बहुत बहुत शुक्रिया। सही मैं आज की सभा के हमारे हीरो और जाबाज दिल्ली कांग्रेस के नेता, जिनको न केवल सिलमपुर की विधानसभा में लोग पहचानते हैं, बल्कि दिल्ली की 70 विधानसभा में ऐसे लोग और ऐसे कार्यकर्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके लिए कभी ना कभी चौधरी मतीन अहमद ने काम किया। मैं आपको 70 विधानसभा के इस तरह के लोग बता सकता हूँ जिनके लिए अपनी विधानसभा ना केवल दूसरे की विधानसभा के अंदर भी फोन आया तो उन्होंने कोई जात, कोई धर्म, कोई जेंडर देखा नहीं। तो ऐसे नेता एक मिसाल बन जाते हैं पार्टी के लिए, और जब ऐसे लोग हमारे पार्टी में होते हैं तो उस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है। मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। सभी आदर और सम्मान के योग्य हैं, किसी का नाम छूटता तो दिक्कत नहीं है। चौधरी मतीन साहब का नाम ले दिया, हम सबका नाम उसमें शामिल हो गया। यही हम ये मेरे ख्याल से चौथी या 5वीं मीटिंग कर रहे हैं, और आदेश हुआ है दिल्ली कांग्रेस से कि जहां दिल्ली में 5 चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में, संगठन के बारे में हम आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, और संगठन को मजबूत करने के लिए अगर कोई छोटा कम उम्र का नौजवान भी हमें कोई अच्छी बात बताता है और वो संगठन के हित में, पार्टी के हित में अगर वो बात होती है तो उसको सोचने और उसको कायम रखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दिमाग और अकल और जानकारी सिर्फ उम्र से पैदा होती है। और अगर ऐसा होता तो हमारे देश में 35 साल का डीसीपी और 60 साल का हवलदार नहीं होता। समझ किसी में भी हो सकती है, जानकारी, नॉलेज और जो काबिल, जिसकी सोच दूरदृष्टि तक है, वो किसी भी एज के व्यक्ति में हो सकती है। और जहाँ तक ब्लॉक की बात है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सिर्फ यहाँ सिलमपुर की विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है, ये पूरी दिल्ली में हो रही है। और ये तय किया गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे, और जो काम नहीं कर रहे हैं या पार्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है, तो फिर उसका ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि संगठन की बात है और हम सत्ता में नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, हम दिल्ली में नहीं है, हम एनसीडी में नहीं है। ये ऐसा दौर हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और आम आदमी पार्टी 15 से पहले ना तो मैंने और ना कभी आपने सोचा होगा कि एक झाड़ू का निशान लेकर भी हमारे बीच में दिल्ली में कोई चुनाव जीतेगा, शायद पहले कभी सोचा नहीं होगा। और केजरीवाल
दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले मेरे ख्याल से उसने एक छोटे से छोटा कोई सीवर भी ठीक नहीं कराया होगा, किसी की नाली भी ठीक नहीं कराई होगी। उसने अपना झूठा प्रचार करके और एक झाड़ू का सिंबल उसने ऐसा लिया जिससे कि कुछ लोग प्रभावित भी होते हैं। कुछ हमारे अब्दुल कास भाई हैं वो भी प्रभावित हुए, और हमारे देखो इसमें फील करने की बात नहीं है, कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी उस तरफ उनकी झूठी बातों में आए, और रिजल्ट आपके सामने। तो क्या केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ? कोई ब्रिज नहीं था क्या? सीएनजी नहीं थी क्या? मेट्रो नहीं थी क्या? सड़कें नहीं थी क्या? पेंशन नहीं मिलती थी क्या? सारे काम कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में किए, कॉमनवेल्थ में भी किए। और केजरीवाल जी उस मेहनत का फल लेके आके झूठे वादे करके, जिसने अपने बाप की कसम खा ली, अपने बच्चों की कसम खा ली कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, मैं शान शौकत नहीं लूँगा, और वो खांसी भी बंद हो गई अब, और उसने गाड़ियाँ भी ली, उसने सारी सुविधाएं भी ली। जो तनख्वाह पहले एमएलए की इतनी कम थी उसने 2 गुना 3 गुना बढ़ा ली। तो ये तो वो व्यक्ति है जो सिर्फ नाम का ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये तो पार्टी दूसरी है। जितना भ्रष्टाचार आज की डेट में आम आदमी पार्टी में हो रहा है वो किसे छुपा नहीं है। अपने ही विधायकों से जिस तरह की डिमांड वो रखते हैं ये भी सबको पता है। और बीजेपी का तो इतिहास ही यही है कि वो मुद्दों पे तो लड़ाई लड़ते ही नहीं है, मुद्दों पे तो काम करते ही नहीं है। उनके दिल दिमाग में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, झंडा डंडा, मंदिर मस्जिद, ये उनका काम है। तो क्या मोदी के आने से पहले क्या हम रोटी नहीं खा रहे थे क्या? या देश नहीं चल रहा था क्या? क्या मोदी के आने से पहले देश में कोई काम नहीं हुए थे क्या? देश ने कोई तरक्की नहीं की थी क्या? मिसाइलें नहीं बनी थी क्या? ये सब भ्रम की राजनीति फैलाने के लोग हैं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सभी धर्म और जाति के लोगों को बराबर की इज्जत और सम्मान दिया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी के काम में, किसी के बिजनेस में टांग अड़ाती ही नहीं। पार्टी का ये काम ये कहना है कि भाई जो करेगा वो भरेगा, अगर कोई टैक्स बचा रहा है तो भाई पकड़ा जाएगा तो वो भर ले, लेकिन हम उसको जीएसटी से गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगा रहे। और आज देख लो आप, किसानों को कितनी यातनाएं मिली हैं, किसान कब से बैठे और किसान कितने मर चुके हैं। क्या मोदी के कान पे जू रहेगी है? नहीं। अब बड़े समझने का एक विषय है, छोटा सा, मतलब आम आदमी भी समझ लेगा कि मैंने ये टोपी आपसे मांगी नहीं है और आप मुझे जबरदस्ती दे रहे हो। ये मफलर मैंने मांगा नहीं और आप कह रहे नहीं ये लेना पड़ेगा। तो किसानों ने तो कभी उनसे ये कानून 3 मांगे ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, तो हमें दे क्यों रहे हो? हमारे तो खेत चल रहे हैं, खलियान चल रहे हैं, हमारे धंधे कम ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, हम खा कमा रहे हैं, लेकिन आप ये कानून हमें ज़बरदस्ती दे क्यों रहे हो? हम तो नहीं ले रहे। तो कह रहे लेना पड़ेगा। अब वो बैठे हैं, कितने लोग मर गए, कुछ नहीं, कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। तो इसमें सीधा सीधा फंडा ये है कि बड़े उद्योगपतियों से बात सेटिंग हो गई है और अरबों रुपए का उसके अंदर रिश्वत का घोटाला है, जो किसानों को समझ में आ रहा है। किसान कह रहे हैं कि भाई हमने आपसे ये चीज़ मांगी नहीं और जो हम मांगते हैं सुविधा वो देते नहीं हो। अब वो कानून हम पे थोप रहे हो जो हमने मांगे ही नहीं है। और अगर इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा तो सरकार इसको इजीली वापस ले ले। किसानों ने तो मांगा नहीं है, किसान तो कुछ सरकार से मांगे नहीं रहे। वो कह रहे हैं जो आप एक कानून बनाए हमें नहीं चाहिए, नहीं कर रहे। तो घोटाला साफ नजर आ रहा है। अडानी, अंबानी और पता नहीं कितने अडानी से अरबों रुपए का खेल है। नाम के ईमानदार हैं, बेईमानों की सरकारें चल रही हैं ऊपर नीचे में तमाम। एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार इस समय है, हर जगह चले जाओ, हर आदमी, काउंसलर हो, एमएलए हो,
लेंटर के पैसे मांग रहा है, फ्लोर बनाओ पैसे मांग रहे हैं, कारखाने चलाओ पैसे मांग रहे हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है सीलमपुर के अंदर ऐसा जो कोई ये कह सकता हो कि हमने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, मतीन भाई ने पैसे मांगे? एक भी नहीं बता सकते आप, एक भी नहीं बता सकते। ये चौधरी मतीन अहमद की वजह है जो कई लोगों ने यहाँ पे अपने व्यापार कराया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई चुनाव जीते, गफलत में जीते होंगे, हारे होंगे, पता नहीं, लेकिन आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सीलमपुर विधानसभा चौधरी मतीन अहमद के नाम से जानी जाती है और मतीन अहमद जी सीलमपुर के नाम से जाने जाते हैं। ये सच्चाई है। तो ये अंजुमन तो नहीं, लेकिन अंजुमन कुछ खास भी नहीं। ये अंजुमन तो नहीं, लेकिन अंजुमन कुछ खास भी नहीं, और सीलमपुर में कमजोर दिल वालों का काम भी नहीं। कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। चौधरी मतीन अहमद जितना काम करते हैं ना, दिल्ली के जितने भी मुस्लिम विधायक हमारे दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, एक भी मुस्लिम विधायक इनकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह है, 25 साल से जानता हूं, इनकी जवानी भी देखी है, मैं भी 56 साल का हूं, और इनके सारे जो वर्करों के लिए, जो हमारे एरिया के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, सरकारी आदमियों से भी लड़ बैठते हैं। इन्होंने कभी केस की परवाह करी नहीं, अपने बच्चों की परवाह करी नहीं। इससे ज़्यादा आपको नेता और क्या मिल सकता है, जो हमेशा ही आपके सादगी में रहने वाले इंसान हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कॉरपोरेशन का चुनाव जो ये आ रहा है, ये हम 5 सीटों में चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सबसे ज़्यादा जिस तरह के मैं आपका ये उत्साह देख रहा हूँ, प्यार देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना में यही लग रही है। और थोड़ी सी मेहनत की देर है, बस थोड़ी सी मेहनत की देर है। ये मत सोचना कि मतीन भाई संभाल लेंगे सारा, नहीं। हर वो व्यक्ति जो मतीन भाई से प्यार करता है, कांग्रेस से प्यार करता है, वो घर नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सीट जीतना हमको इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के रिश्वतखोर विधायक को ये सबक सिखाना है। सबक सिखाना है कि तू तो गलती से जीत गया है, तू तो गलती से जीत गया, तो जीता नहीं जीता है कुछ नहीं पता। यहाँ का एमएलए तो मतीन चौधरी है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। और प्रोग्राम समय ना लेते हुए आपको बता दूं, चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। उससे पहले हमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ऐलान करना है, और अभी तक भी मतीन भाई ने मुझे ये नहीं कहा कि इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। मतीन भाई कह रहे हैं आपको जो सही लगता है वो आप करो, जो नाम आपको सही लगता है वो भेजो। ये अपने टिकट भी मांगने नहीं जाते तो ब्लॉक के लिए क्या वो कहेंगे, पार्टी टिकट बुला के देती है। तो इनके लिए सब बराबर हैं, किसी के लिए कम इज्जत सम्मान नहीं है, सबके लिए बराबर है। हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छा नाम भेजें, हमारी ड्यूटी है कि अच्छा नाम कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए भी भेजें और ब्लॉक के लिए भेजें। कोई गलती हो तो क्षमा करना, रात दिन बिल्कुल आपके साथ हूँ, नबी करीम में रहता हूँ, ऐसा ही सीलमपुर है, ऐसा ही नबी करीम कोई लगती है। हाँ, तो ये दिल नहीं होता तो ये गम नहीं होता। जिगर का खून जब तक अश्क में शामिल नहीं होता, ये दुनिया रस के जन्नत ही नहीं कुछ और भी होती अगर इंसान का इंसान कातिल नहीं। सभी आने वालों का शुक्रिया बहुत बहुत, और कांग्रेस के लिए काम करना है, जिसे भी टिकट मिलेगा कांग्रेस को मजबूत करना है, और चौधरी मतीन साहब के हमारे भाई साहब बड़े, इनका हाथ मजबूत करना है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।